हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने नेशन बिल्डिंग का चैलेंज देखा था, है ना। किस तरीके से जो स्टेट्स की बाउंड्रीज क्रिएट की गई। ओके, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड जो उठी थी। फिर हमने अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हमारे देश में, है ना, उनकी बाउंड्रीज क्रिएट की गई। ओके, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में। तो इंडिपेंडेंस के बाद ना इलेक्टोरल कंपटीशन शुरू हो गया था। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार हो रही थी, है ना। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखेंगे। 1947 के बाद से 10 साल तक अब जो भी रहा ना, इलेक्शन की जो भी चीजें रही हमारे देश में वो सब देखेंगे। किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो एस्टैब्लिश किया गया। ओके, पार्ट 15 में संविधान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 324 से 329 तक। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए देश में किस तरीके से जो डोमिनेंस रहा कांग्रेस पार्टी का। शुरू में ना कांग्रेस पार्टी ही रही। ओके, क्योंकि आजादी की ताजा ताजा चीजें थी तो उसके बाद से कांग्रेस को ही सब लोग वोट देते थे। उस टाइम के लीडर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, जो फ्रीडम फाइटर्स भी थे हमारे, है ना। तो इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से जो इमरजेंस हुआ अपोजिशन पार्टी का। बाद में कांग्रेस पार्टी की जो लोग दूसरी पार्टीज थी ना, जो अपने ऊपर फ़ोकस करने वाली, फिर चीज़ें बदलने लगी तो लोग भी अपोज़ करने लगे, तो नई पार्टीज़ निकलने लगी थी। तो अपोज़िशन पार्टी का राइज़ हुआ तो वो सब देखेंगे। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो वन पार्टी डोमिनेंस का एरा रहा हमारे देश में आज़ादी के बाद से। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी, नया-नया देश आज़ाद हुआ और डेमोक्रेसी को भी आगे लेकर के चलना ये भी एक चैलेंज था। तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया निकल के आया। तो बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे जो हमारे भारत का जन्म हुआ था, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट भारत का, जो कॉलोनियल रूल से आज़ाद हो गया था। तो आपने पढ़ा है ना, सीरियस चैलेंजेस जो नेशन बिल्डिंग का था। ओके, ऐसी सिचुएशन में भी हमारा देश जो है डेमोक्रेसी को आगे लेकर के चला, ठीक है। पार्टीशन होने के बाद भी जो प्रोटेस्ट हुए, लिंग्विस्टिक डिमांड की गई, स्टेट के क्रिएशन किए गए, है ना, कई सारी चीजें रही हमारे देश में। और इतने सारे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया था, पोवर्टी थी, इलनेस थी, लोग जो थे जो इलिटरेट भी थे। ओके, फूड इनसिक्योरिटी भी थी, कई सारे चैलेंजेस थे हमारे देश में। ठीक है, ऐसे ही अगर सीरियस चैलेंज कोई देश जो फेस किया ना, कई सारे जो लीडर्स थे दूसरी कंट्रीज में, जो वर्ल्ड में अगर देखें, तो वहाँ पर ना वो लोग कह दिए थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते डेमोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने कह दिया था कि नेशनल यूनिटी जो है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। डेमोक्रेसी की वजह से डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते। मतलब दूसरी कंट्री वाले बोले थे कि भाई हम नहीं झेल सकते डेमोक्रेसी को अभी, क्योंकि नेशनल यूनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। डेमोक्रेसी रहती ना तो लोग अपनी बात रखते हैं, कई सारी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं और डिफरेंसेस भी आते हैं, है ना। तो कई सारी कंट्रीज जो थी उनको फ्रीडम मिली थी, फ्रीडम जो कोलोनियलिज्म से वो भी आज़ाद हुए थे, जो अंग्रेज़ों का रूल था उससे। तो वो ना नॉन डेमोक्रेटिक रूल वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है? हम 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था और फिर 1949 में चाइना। तो चाइना में जो है वहाँ पर तो जो एक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हो गया था। एक पार्टी और उसका एक लीडर हर सारी चीज़ें कंट्रोल करता है उनके देश में। ओके, तो नॉन डेमोक्रेटिक रूल भी देखने को मिला वर्ल्ड में। जो फ्रीडम मिला था कंट्रीज का, अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो डेमोक्रेसी आई, एक बार वहां पर लीडर चुना, फिर वो अपनी पावर छोड़ने को तैयार ही नहीं रहते। ठीक है, तो कई सारे तरीकों से, जैसे नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, नाम के लिए बस डेमोक्रेसी है और एक लीडर कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल, जैसे पाकिस्तान जो है पहले अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहा था वो, फिर उसके बाद में वहां पर भी मिलिट्री का रूल हो गया था। हुँ, आर्मी का रूल हो गया था। हमारे बाजू में म्यांमार है, ठीक है, हमारे देश के बाजू में, तो वहाँ पर बार-बार मिलिट्री कब्ज़ा कर लेती है, ठीक है? तो हमारे देश में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई क्योंकि हमारे यहाँ के लीडर्स समझदार थे, ठीक है? लेकर के चला उन्होंने आगे डेमोक्रेसी को। तो नॉन डेमोक्रेटिक जो रिजीम थी ना,
वो प्रॉमिस के साथ शुरू हो करते हैं कि हम डेमोक्रेसी ले आएँगे बाद में। वो कहते हैं कि अभी के लिए नहीं, बाद में हम डेमोक्रेसी ले आएँगे, तो वो प्रॉमिस कर देते हैं। पर जैसे ही वो इंसान जो भी रहते हैं ना, तो वो लोग पावर में आते हैं ना, तो डिफ़िकल्ट होता है फिर उनको हटाना। तो वो पावर में आता है कि हम डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे और फिर वो पावर में आने के बाद क्या करता है, फिर उसको कोई पावर से हटा ही नहीं सकता। ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखो बी आर अम्बेडकर जो है उनकी स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 में और 26 नवंबर को हमारा पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है? तो इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो इंडिया में देखें ना तो पॉलिटिक्स में ना हीरो वर्शिप वाली चीज़ देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा हीरोइज़्म दिखा देते हैं, ठीक है? दूसरे पार्ट्स में देखें अगर वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दी जाती हैं चीज़ें। और ये जो हीरो वर्शिप है ना इसकी वज़ह से क्या डिग्रेडेशन होता है और डिक्टेटरशिप आ जाती है। जैसे नहीं एक आदमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखा रहे हैं, पता चला बाद में जो है उसने पूरी पावर कब्ज़ा कर ली और अपनी मर्ज़ी का फिर रूल चला रहा है वो देश में। जैसे कि हिटलर का हुआ था, हिटलर को डेमोक्रेसी के थ्रू थ्रू ही लेकर के आए थे, लोगों ने ही उसको चुना था। हीरो वर्शिप करने लगे, हाँ, ये हमारी सारी मुसीबतों को ठीक कर देगा ये वो। बाद में उसने सारी पावर कैप्चर कर ली और फिर क्या हाल हुआ आपको सबको पता है जर्मनी में, है ना? नाज़ीज़ के साथ जो नाज़ीज़ ने किया था, ज्यूज़ को मारा था, है ना? तो बहुत ही बुरी सिचुएशन देखने को मिलती फिर जर्मनी में। तो जो कंडीशन थी इंडिया में वो अलग थी, ठीक है? मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी, बट जो हमारे लीडर्स थे ना न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम डिफिकल्ट पाथ ही लेकर के चलेंगे। तो हमारे तो फ्रीडम स्ट्रगल में ही लीडर्स ने कमिट कर दिया था कि भई हम अपने देश को डेमोक्रेसी बना कर के चलेंगे, है ना? डेमोक्रेसी लेकर के चलेंगे। हर एक इंसान को जो है वोट देने का अधिकार होगा। तो हमारे लीडर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में लेकर के चले वो। तो वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे हमारे जो लीडर्स थे, वो जो है इसको एक तरीका मानते थे जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते, है ना? सॉल्व कर सकते थे। तो पहले के टाइम पे पॉलिटिशियन सच में बहुत अच्छे हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, नेहरू जी थे, ठीक है? फिर बाद में भी अच्छे लीडर्स आए, ओके? फिर ये जो है ये सारी चीज़ें फिर खराब होने लगी। आज के टाइम पर तो बिज़नेस बना हुआ है ना? तो पैसा ही पैसा, पॉलिटिक्स में जाओ, पैसे कमाओ, यही चला आ रहा है, ओके? ना वो लोग ढंग से डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं पार्लियामेंट में, ना जनता के साथ कुछ करते हैं, ठीक है? मतलब अच्छा काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा खराब रहती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं अपने देश में, है ना? और जस्टिस तो बहुत ही डिले होता है, ओके? और देखें तो पॉलिटिशियंस आपस में ही लड़ते रहते हैं और करप्शन बढ़ा हुआ है और टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है? तो ये हाल है आज के टाइम पर तो। हर सोसाइटी जो है वो किस तरीके से वो अपने आप को रेगुलेट करेंगे और गवर्न करेंगे, ठीक है? तो मतलब उनको कैसे कैसे लेकर के चलना है अपने समाज को, तो अलग-अलग तरीके होते हैं, ठीक है? अल्टरनेटिव होते हैं कि आप किस तरीके से अपने देश को लेकर के चलना चाहते हो, ओके? तो कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। तो लोगों के अलग-अलग व्यूज़ होते हैं, तो वो अलग-अलग तरीके से बताते हैं, है ना? चीज़ों को कैसे लेकर के चलना है देश को, समाज को, है ना? तो हाउ डू वी रिज़ॉल्व दीज़ डिफरेंसेस? तो हम इन डिफरेंसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इसका आंसर है, ठीक है? इस क्वेश्चन का। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन होता है, पावर होता है। कॉम्पिटिशन और पावर तो भई सबसे ज़्यादा दिखता है पॉलिटिक्स में, है ना? कॉम्पिटिशन होगा और फिर जो भी जीतेगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक है? तो पर्पस जो होता है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी का, क्या होना चाहिए कि डिसाइड करें एंड परस्यू करें पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब बेसिक एम जो होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट कि जनता की भलाई के लिए काम करना है, तो ये बेसिक एम होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटी का। तो ये रूट था हमारे लीडर्स का जो वो लेकर के चले थे। मतलब वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर के चलेंगे, डेमोक्रेसी को लेकर के चलेंगे देश में और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है उसको ड्राफ्ट किया गया था, है ना? तो आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। मतलब थोड़ा संविधान अडॉप्ट किया गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को, पर 26 जनवरी को मनाते हैं हमारे यहाँ तो जो अ, रिपब्लिक डे पूरी तरीके से इफ़ेक्ट में आया था। साइन किए गए थे 24 जनवरी 1950 को और इफ़ेक्ट में आया था पूरे तरीके से 26 जनवरी को, ठीक है? रिपब्लिक डे मनाते हैं इस दिन हम। तो एट द टाइम कंट्री पे रूल कौन कर रही थी? इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट बनाई गई, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है? तो इतना
तो ज़रूरी था कि एक फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए हमारे देश में, है ना? वो तो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई थी हमने कि आज़ादी के बाद थोड़ा कामकाज देख लिया जाए, तो इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। तो अब ना बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड था क्योंकि इलेक्शन होते देश में और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाते, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए थे कि किस तरीके से जो है इन चीज़ों को लेकर के आना है। ओके, इनिशियली ना शुरू में ना तो ऐसा लगा था कि ये कुछ महीनों में निपट जाएगा, ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किए गए थे 25 जनवरी को 1950 में। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है? तो सुकुमार सेन जो थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ओके, सुकुमार सेन इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कंट्री के फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, मतलब होने वाले थे 1950 में। ओके, एक्सपेक्ट किया था कि 1950 में कंडक्ट करवा लेंगे इलेक्शन, पर इलेक्शन कमीशन को समझ में आया कि भई इतना ईज़ी नहीं है इलेक्शन कंडक्ट करवाना फ्री एंड फेयर, ठीक है? इतनी बड़ी कंट्री में, इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा था, है ना? और पूरे देश में से पूरे इलेक्शन कंडक्ट करवाना, सबका वोटिंग में पार्टिसिपेशन होना, सबकी इलेक्टोरल रोल बनवाना, है ना? सबके नाम होने चाहिए उसमें। तो होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो है बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ती है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, ठीक है? मतलब कि देश में अगर अगर कितने एमएलए एमपी चुने जा रहे हैं, 545 एमएलए एमपी चुन सॉरी, एमएलए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, एमपीज चुने जाने हैं नेशनल पार्लियामेंट में, ओके? लोकसभा में। इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? हर एक पर्सन की एक वैल्यू होनी चाहिए वोट की, ठीक है? तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10 लाख चुने जा रहे हैं, 10 लाख में से, तो वैसे ही जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में भी होना चाहिए। यहाँ पर एक और हाँ, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इक्वली जो ड्रॉ की जाती है बाउंड्रीज़, पूरे देश को डिवाइड किया जाएगा 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उतनी पॉपुलेशन ही आनी चाहिए जितनी भी कंसीडर की गई है ना? ताकि सभी लोगों की वोट की वैल्यू इक्वल हो। इसके लिए ज़रूरी होता है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर किया जाता है कि हर एक सिटीज़न जो भी एलिजिबल है वोट देने के, उनके सबके नाम होने चाहिए इसमें, है ना? तो ये टास्क जो है बहुत टाइम लेते हैं इसमें, पता है? डिलिमिटेशन करना इतना ईज़ी नहीं होता है, ओके? और सभी सिटीज़न का नाम लेना, जिनकी डेथ हो गई उनकी हटाना और जो अभी-अभी नई न्यू वोटर्स बने हैं उनकी ऐड करना, तो कई सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था रोल का पब्लिश किया गया, तो उसमें पता चला कि 40 लाख वुमेन जो है, उनका नाम ही नहीं है, ठीक है, लिस्ट में। तो सिंपली जो है उनको वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ ऐसे कर दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, भई ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएँगी, ऐसी एंट्रीज़ को। ठीक है, ऑर्डर किया कि फिर से रिविज़न करो। आप एक जो वुमेन है उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, उसका वोट है ना, ये वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ ये क्या है, ओके। तो प्रिपेयर करो जो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो उसमें बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज़ थी ये, ठीक है। कि पहले इलेक्शन को प्रिपेयर किया गया, किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, ठीक है, डिलिमिटेशन करना, है ना? तो फिर पूरी इलेक्टोरल रोल जो बनाना, तो कोई भी इलेक्शन जो है इस तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाते वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में ना इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़े देश के इतने सारे इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, दूसरे देश वाले हमसे सीखते हैं, ओके? तो इस टाइम पर उस टाइम पर ना 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। जो कि इलेक्ट करते 3200 एमएलएस एंड 489 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है? तो उस टाइम पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में ये इलेक्शन होने थे। मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट में जो है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और नेशनल लेवल पे लोकसभा। तो लोकसभा में एमपीज़ चुने जाने थे, ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएस चुने जाने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें से सिर्फ 15% वोटर्स ऐसे थे जो कि मतलब लिखना पढ़ना जानते थे, ओके, लिटरेट थे। लिटरेसी की भी डेफिनेशन अजीब-सी है हमारे देश में कि जिसको अपना नाम लिखना आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो वो लिटरेट है। सिर्फ 15% ऐसे लोग थे। इलेक्शन कमीशन जो है उनको जो स्पेशल मेथड लेकर के आनी पड़ी वोटिंग की, ओके, उसके बारे में सोचना पड़ा। क्योंकि ना उस टाइम पर लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, पढ़े लिखे भी नहीं थे ना। तो इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया ताकि वो कंडक्ट करवा सके इलेक्शन, है ना? बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगती है। पता है ना आपको? जब इलेक्शंस होते हैं तो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं ना, तो उनकी भी ड्यूटी लगती है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है? अलग-अलग पोलिंग बूथ में। ओके, तो बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगती है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं कि कोई करप्शन वगैरह कुछ भी ना हो, गलत चीज़ें ना हो।
यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये लड़की कह रही है कि ये अच्छा डिसीजन था इलेक्शन कमीशन का, जो उन्होंने बोला ना कि रिवाइज़ कर देना लिस्ट को, फिर से लिखे मतलब ये लिस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जिसमें वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ ऐसा दिया हुआ था, ठीक है? आज भी ऐसा ही होता है कि जो मेन है ना वो अभी भी वुमेन को ऐसा मिसेस समबडी ऐसा ही बोल के बुलाते हैं, ओके? जैसे उनकी खुद कोई नाम ही नहीं है उस लड़की का, उस औरत का, है ना? तो ये देखा जाता है। इट वाज़ नॉट जस्ट द साइज़ ऑफ द कंट्री, तो साइज़ तो बड़ा था ही हमारे देश का। इलेक्टोरेट जो है ना, तो मतलब ठीक है लिस्ट भी बड़ी थी, लोग भी ज़्यादा थे, साइज़ भी बड़ा था देश का। उसके साथ-साथ ना फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराना बहुत ही बिग टेस्ट था डेमोक्रेसी का, क्योंकि लोग गरीब थे और इलिटरेट भी थे, उनको समझ में भी नहीं आता ना चीज़ों को। इसलिए ना साइन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कि इनको समझ में आ जाए कि ये पंजा है तो ये कांग्रेस का है, ठीक है, कमल है तो बीजेपी का है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो लोगों को समझ में आ जाए इसलिए साइन वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जैसे नहीं साइकिल, झाड़ू ज़माने भर के होते हैं। तो टिल देन डेमोक्रेसी ना एक्सिस्ट करती थी ओनली प्रॉस्परस कंट्री में। सिर्फ़ यूरोप में एक्सिस्ट करती थी डेमोक्रेसी जो अमीर देश थे, नॉर्थ अमेरिका हो गया वहाँ पर थी, ठीक है? जहाँ पर सारे लोग जो है पढ़े-लिखे थे, वो समझते थे अपने अधिकार को, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। बट ना अब जो कंट्रीज़ थी यूरोप में उन्होंने सभी को वोटिंग राइट नहीं दिया था, ठीक है? कंट्रीज़ आज़ाद थी यूरोप में भी, अमेरिका में भी, पर वहाँ पर ना वुमेन ने प्रॉपर स्ट्रगल किया है वोटिंग राइट के लिए। हमारे देश की तरह नहीं, इंडिया में देखें ना तो तुरंत ही जैसे ही आज़ाद हुए, उन्होंने सभी को वोटिंग राइट दे दिया, ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ इंट्रोड्यूस कर दी हमारे देश में, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था, ओके? तो ये जो एकदम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया था ना, तो ये बोल्ड डिसीजन भी था और रिस्की भी था, ठीक है? तो एक इंडियन एडिटर थे, उन्होंने बोला कि बिगेस्ट गैम्बल देखने को मिल रहा है हिस्ट्री में। तो एक ऑर्गेनाइज़र नाम की मैगज़ीन थी, उसने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो जीवित रहेंगे, ठीक है? ज़िंदा रहेंगे और अपनी लाइफ़ टाइम में देखेंगे और कन्फेस भी करेंगे, मानेंगे भी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ था ना, जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था, वो एक फेलियर था। तो एक इंडियन सिविल सर्वेंट जो ब्रिटिश की थी उस टाइम पर, तो उसके मेंबर ने बोला था कि फ्यूचर में ना, ये जो आगे की एज है, जो समझदार लोग रहेंगे, तो वो देखेंगे कि ये जो है हज़ारों जो लाखों लोगों को जो है लाखों जो बिना पढ़े-लिखे लोग थे कि उनको वोटिंग राइट दिया था, तो ये नौटंकी देखेंगे आगे के लोग मतलब लोग इसके बारे में जानेंगे। तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था कि भारत में इस तरीके से जो है वोटिंग राइट दे दिया सभी लोगों को। यहाँ पर देखो इलेक्शन कमिटी इतने सारे लोग, तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। यहाँ पर देखो लीडर्स के नाम भी दिए हुए हैं कमिटी में, नेहरू जी, मुरारी जी देसाई, रफ़ी, ये जो है अलग-अलग जो नाम दिए गए। ठीक है? अब यहाँ पर देखो चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, तो वोटिंग की मेथड भी चेंज होती आई है हमारे देश में, ठीक है? तो आज के टाइम पर देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे देश में यूज़ की जाती है, ओके? तो इसमें जो है जिसको भी वोट देना होता है उसकी बटन दबा देते हैं, है ना? तो इस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ था। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था ना, तो इसमें ना पोलिंग बूथ हुआ करते थे, वहाँ पर बॉक्स हुआ करता था हर एक कैंडिडेट का, इलेक्शन सिंबल होता था कैंडिडेट का, ठीक है? सिंबल होते थे ऐसे ये देखो, है ना? तो ये सिंबल होते थे, हर एक वोटर जो होता था उसको एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था। तो उस बैलेट पेपर को उसको बॉक्स के अंदर डालना होता था, ठीक है? जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसके बॉक्स में डाल दो, ठीक है? अबाउट 20 लाख जो है स्टील के बॉक्सेस थे, जिस पे ना इसी पर्पज़ के लिए कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पंजाब के थे उन्होंने बताया बैलेट बॉक्सेस को डिस्क्राइब किया। हर एक बॉक्स जो है उसमें कैंडिडेट का सिंबल हुआ करता था, बाहर भी और अंदर भी, ठीक है? और उसमें कैंडिडेट का नाम भी होता था उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में। अलोंग विथ नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पोलिंग स्टेशन हुआ करते थे और पोलिंग बूथ हुआ करते थे वहाँ पर। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम होता था पोलिंग बूथ का एंड पोलिंग जो स्टेशन का, ठीक है? तो जो पेपर होता था ना, पेपर सील लगाते थे, पेपर सील जो होती थी, तो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते थे ना, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते थे, वो साइन करते थे, ठीक है? मतलब कि कैंडिडेट का एक डिस्क्रिप्शन का पेपर हुआ करता था, उसको जो है वो डिब्बे पे चिपकाना होता था, जो बॉक्स होता था ना बैलेट बॉक्स, ठीक है? और उसको टाइटली क्लोज़ करके और फिर उसमें जो है वो नहीं बंद करके और फिर ठप्पा लगा देते। तो ये जो काम था ना
ये सारा काम किया जाता था 1 दिन पहले, ठीक है? जो पोलिंग इलेक्शन के 1 दिन पहले। तो फिक्स किए जाते थे सिंबल्स एंड लेबल्स बॉक्सेस पे, ठीक है? तो ये सब प्रोसेस होती थी, फिर लोग जो है 5-6 घंटे काम करते थे। 5 लोगों ने मतलब 5 घंटे 6 लोगों ने काम किया, ठीक है? और उनकी डॉटर्स भी थी, जो ये काम करने में उनने ये सारा काम किया, जो इन्होंने बताया है, ठीक है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उन्होंने वो डिस्क्राइब किया है किस तरीके से काम होता था, ये इनके घर में हुआ था ये सारा काम, ठीक है? तो बैलेट पेपर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसी होती है, ठीक है? और बैलेट पेपर उस टाइम पर सैंपल बैलेट पेपर ये दिया हुआ है, चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है? सिंबल्स, ओके? तो पहले जो 2 इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, तो उसमें ये मेथड जो चली थी, ये मेथड चेंज कर दी गई, ओके? फर्स्ट 2 इलेक्शन के बाद में। तो अब तो बैलेट पेपर जो है उसमें नाम होता है एंड सिंबल जो होता है कैंडिडेट का एंड वोटर्स जो होते हैं, उनको स्टैम्प लगाना होता है कैंडिडेट के नाम पे और वोट कर देते हैं, ठीक है? तो ये जो मेथड है 40 साल चली, ठीक है? जिसमें स्टैम्प लगा के वो वोटिंग किया करते थे और फिर उसके बाद में एंड ऑफ द 1990s में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम इंट्रोड्यूस कर दी 2004 में। पूरे देश में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाने लगे वो ईवीएम के। ओके, तो ऐसे धीरे-धीरे करके मेथड भी चेंज होती गई इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। ओके, तो यहाँ से 2 इलेक्शन जो थे ना पोस्टपोन कर दिए गए थे 2 बार और फाइनली फिर अक्टूबर 1951 एंड 1952 में कंडक्ट करवाए गए थे। 1951 से 1952 तक फरवरी तक अक्टूबर से, ठीक है? तो ये जो इलेक्शन थे इनको ना 1952 का जनरल इलेक्शन कहा गया था। ठीक है, 1952 के जो इलेक्शन थे क्योंकि जो इसको 1952 इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जनवरी 1952 जब जो है वोटिंग वगैरह चलती रही थी। तो इसमें 6 महीने लग गए थे, कैंपेन वगैरह हुआ, पोलिंग जो सेटअप किए गए थे एंड काउंटिंग जो कंप्लीट की गई थी ना उसमें पोलिंग में, ठीक है, स्टेशंस पे जो भी। तो इलेक्शन जो थे बहुत कॉम्पिटिटिव भी थे, बट देयर वर एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट फॉर ईच सीट। मतलब 4 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हुए थे जो हर सीट पे मतलब एक सीट पे 4 लोग खड़े हुए थे, अब उनमें से जो भी जीतता है ना, तो लेवल ऑफ जो पार्टिसिपेशन था एनकरेजिंग था। हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स जो थे, तो वोट देने आए थे, ठीक है? तो जब रिजल्ट आया तो डिक्लेयर किया गया कि एक्सेप्ट किया गया कि फिर जो फेयर है मतलब कि जो हारे ना इलेक्शन में, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है? तो इंडियन एक्सपेरिमेंट जो था प्रूव किया, जो क्रिटिक थे ना बोल रहे थे कि भई ऐसे लोगों को वोटिंग का राइट दिया है, ये वो ज़माने भर की बातें कर रहे थे इंडिया के खिलाफ, तो उनको जो है एक जवाब मिल गया था, ठीक है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि पोस्ट जो थे उसमें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा कि सभी लोग जो भी ना इंडिया के जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले थे, तो उसको बहुत ही लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना, तो लोगों की जो ये क्रिटिसिज़्म थे और जो वो लोग ना थोड़ा शक कर रहे थे कि ऐसे कैसे करवा सकते हैं ना, तो डाउट कर रहे थे, तो उन सब की बातों पर जो है पानी फेर दिया था, है ना? और ढंग से हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। हिंदुस्तान टाइम ने क्लेम किया कि यूनिवर्सल एग्रीमेंट है कि इंडिया के पीपल ने क्या किया कि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट दिखाया डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, है ना? कि उन्होंने अपना जो वोटिंग का यूटिलाइज़ किया वोट भी और हमारे देश के डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं ना इतने बड़े देश के, तो एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, वर्ल्ड में दिखा दिया। वो ऑब्जर्वर जो थे इंडिया के, जो बाहर से देख रहे थे, वो भी इम्प्रेस्ड हो गए थे कि इतने बड़े देश के इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और न्यूली इंडिपेंडेंट देश था, ठीक है? तो इंडिया के जो जनरल इलेक्शन 1952 के वो लैंडमार्क रहे, ठीक है? हिस्ट्री लिख दी उन्होंने डेमोक्रेसी की ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में। इट वाज़ नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब गरीबी में और जहाँ पर पढ़ाई-लिखाई भी नहीं हुई है लोगों की, इलिटरेट है, वहाँ पर भी प्रॉपर डेमोक्रेसी के थ्रू जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। तो ये ना प्रूव हो गया कि डेमोक्रेसी कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि रिच जो हैं, पढ़े-लिखे हैं, वो ही बस डेमोक्रेसी एन्जॉय कर सकते हैं, है ना? तो कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर देखो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में दिया हुआ है। इनका जो असली जो ओरिजिनल नेम था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद था, ठीक है? ये स्कॉलर थे इस्लाम के और फ्रीडम फाइटर भी थे एंड कांग्रेस लीडर भी थे। ये जो थे प्रोपोनेंट थे मतलब कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया करते थे, अपोज़ किया इन्होंने पार्टीशन का और ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे फर्स्ट कैबिनेट में।
जो पहला देश का जो इलेक्शन हुए थे ना, उसके बाद जो कैबिनेट बना हुआ था, कैबिनेट जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे कि डिफेंस हो गई, होम हो गई, फाइनेंस हो गई, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज को मिलाकर के कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। ओके, मतलब कि कैबिनेट होता है जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है, कैबिनेट प्लस प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस का डोमिनेशन रहा फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में, तो वन पार्टी रूल भी कहा गया कि कांग्रेस का ही रूल चल रहा है, ओके, एक ही पार्टी का रूल चल रहा है। तो रिजल्ट जो रहा फर्स्ट जनरल इलेक्शन का, वो सरप्राइज़ नहीं था, ठीक है? मतलब सभी लोग जानते थे कि भाई आज़ादी मिली है, तो इंडियन कांग्रेस को ही वोट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो उनका जीतना स्वाभाविक था, ठीक है? तो उतना जो लोग शॉक नहीं हुए थे, क्योंकि नेशनल मूवमेंट भी चलाया था, आज़ादी के लिए भी वो लोग फाइट किए थे, है ना? तो उसमें लीडर्स भी थे हमारे, जो आज़ादी में जिन्होंने स्ट्रगल में पार्ट थे, तो उनके पास में भई ये सब तो था ही, तो इसलिए वो भी जीत गए, है ना? तो ओनली पार्टी जो उनकी ऑर्गनाइज़ेशन थी, पूरे देश में फैली हुई थी, एक ही पार्टी थी उस टाइम पर, नेशनल पार्टी, जो कि पूरे देश में फैली हुई थी, है ना? लोग जानते थे इसके बारे में। फाइनली जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो बहुत ही पॉपुलर और कैरिस्मेटिक जो लीडर थे, है ना? जिनके बारे में सब लोग जानते थे, जिनकी रिस्पेक्ट करते थे सब लोग, ओके, इंडियन पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने कांग्रेस की कैंपेन लिए थे, ठीक है, टूर किया था देश का, ओके, फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, तो विक्ट्री रही कांग्रेस की, ठीक है, पार्टी ने जो है 364 सीट्स जीती 489 में थे। तो अच्छी खासी मेजॉरिटी देखने को मिली और फिर वो जीत गए, ओके। तो कोई चैलेंजर था ही नहीं उस टाइम पर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनी हुई थी उस टाइम पर। तो ये जो थी नेक्स्ट, इनको 16 सीट मिल गई थी, ठीक है? तो स्टेट के इलेक्शन भी हुए थे इसके साथ-साथ, लोकसभा के साथ-साथ जो स्टेट के इलेक्शन भी हुए थे। कांग्रेस ने स्कोर किया था, बड़ी विक्ट्री जीत देखने को मिली थी इनकी इलेक्शन में, ठीक है? इनकी सीट मेजॉरिटी सीट देखने को मिली थी, मतलब स्टेट्स में भी ये जीते थे। ट्रावनकोर, कोचीन जो कि आज के टाइम पर केरला है, मद्रास, उड़ीसा, यहाँ पर भी अच्छी जीत देखने को मिली थी। नहीं, यहाँ पर नहीं, ठीक है? ट्रावनकोर जो हो गया, मद्रास, उड़ीसा, यहाँ पर जो है इनकी जीत नहीं देखने को मिली थी। फाइनली इवन इन द पर जो है, फिर इन स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। ठीक है? तो वो पार्टी का अच्छा खासा रूल रहा देश पे, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे। जब नेशनल और स्टेट लेवल पे सेम पार्टी रूल करती है ना, सेम पॉलिटिकल पार्टी, तो उतने कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जो जनरल इलेक्शन के बाद में। ठीक है? तो इलेक्टोरल मैप देखो आप यहाँ पर, तो प्रीवियस पेज में दिया हुआ है, तो इसमें कांग्रेस का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। 1952 से 1962 तक जो है फर्स्ट डिकेड में, ठीक है? इन द सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन जो रहा, तो उसमें ना जो 1957 में हुआ था, 1962 में हुआ था, उसमें कांग्रेस का ही डोमिनेंस देखने को मिला, ठीक है? तो कांग्रेस जो थी उनका सेम पोजीशन थी लोकसभा में, अच्छी खासी जीत थी उनकी, ठीक है? 3/4 ऑफ द सीट्स वो जीत रही थी। नन ऑफ द अपोजिशन पार्टी उस टाइम पर, जो एक तो पार्टी को ना अपनी जगह बनाना लोगों के बीच में, लोग उनको जाने, तो ये भी डिफिकल्ट टास्क होता है ना? तो अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं जो जीत नहीं पाई थी, ठीक है? तो मतलब 1/3 भी सीट नहीं जीत पाए थे वो। मतलब कि 1/10, सॉरी, 1/10 सीट भी नहीं जीत पाए थे। स्टेट असेंबली इलेक्शन में भी देखें तो कांग्रेस जो है उनको, तो कुछ केसेस में इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, फिर भी इनकी गवर्नमेंट बन गई थी। मोस्ट सिग्निफिकेंट ये केस देखने को मिला था केरला में 1957 में जब इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पर कोएलिशन चली थी, सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट, तो कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पर चल के आई थी। कोएलिशन में ना 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जो है इकट्ठा आ जाती हैं, सपोर्ट करते हैं, रूल करते हैं, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस, ऐसे एक्सेप्शन के अलावा जो देखें तो कांग्रेस का अच्छा खासा कंट्रोल था नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये मैप दिया हुआ है। स्टेट रूल्ड बाय कांग्रेस 1952 से 1962 1967 तक। तो यहाँ पर देखो हर स्टेट में जो है कांग्रेस थी, केरला एक्सेप्शन था, है ना? फिर जो है केरला में डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट था और जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है? तो यहाँ पर छोड़ कर के बाकी जगह ये पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी, है ना? तो ये कांग्रेस की जीत ना आर्टिफिशियली बूस्ट हो गई थी क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहाँ था, मतलब इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहाँ का अभी आपको बताते हैं, तो इस टाइप का था ना, इसकी वजह से कांग्रेस जीत गई थी, ठीक है? कांग्रेस जो है हर 4 में से 3 सीट जीती हुई थी, ठीक है? बट इनको जो वोट कम मिले थे, फिर भी ये जीत गए, ठीक है? मतलब हाफ ऑफ द वोट्स भी नहीं मिले थे, फिर भी ये जीत गए। 1952 का एग्जांपल है, तो कांग्रेस ने ऑब्टेन किए थे 45% ऑफ द टोटल वोट्स, मतलब पूरे वोट्स में से 45% मिले, फिर भी ये जीत गए, ठीक है? बट इनको जो है 74% सीट्स मिली। तो हमारे देश में क्या होता है, ए, बी
और सी और डी, ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब ये 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है? ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ओके, इसको मिले 25 वोट, ठीक है? फिर इसको मिले 35 वोट्स, ठीक है? इसको मिल गए 10 वोट समझ लो, और इसको मिल गए 30, है ना? तो इसमें से जीतेगा कौन? ये वाला जीत जाएगा, ठीक है? मतलब ये अपोज़ इसको कितना कर रहे थे? 65% किसी और को वोट्स मिले हैं, पर जीत कौन जाएगा? ये वाला। जिसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं ना, वो जीत जाता है। तो यही सिस्टम हमारे देश में चलता है। ओके, तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ वोट, तो सोशलिस्ट पार्टी को भी वोट मिले थे अच्छे खासे। ओके, तो जैसे बी के बाद डी को मान लो कि इसको सबसे जैसे ये आईएनसी हो गई और ये सोशलिस्ट पार्टी हो गई। सोशलिस्ट पार्टी को सेकंड लार्जेस्ट वोट मिले थे, और इनको सिर्फ 10% जो सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट्स ऑल ओवर द कंट्री, मतलब 10% से ज्यादा फिर इनको वोट्स मिले हुए थे, पर इनको 3% भी सीट नहीं मिली थी। मतलब कि तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में आप डिस्कशन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है ना, पिछले साल की बुक है, उसमें आपको हमने समझा दिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे देश में चलता है यही सिस्टम, ठीक है? तो जैसे ये जो सबसे ज़्यादा वोट मिले ना, तो हमारे यहाँ 50 प्लस 1 वोट की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ इतने कम वोट लाके भी लोग जीत जाते हैं, ठीक है? तो ये जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, तो इसको अडॉप्ट किया गया हमारे देश में, और पार्टी जो है उनको वोट्स जो है कम मिलते हैं, सीट ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है? प्रोपोर्शन टू शेयर नहीं मिलते उनको। मतलब कि अगर उनको वोट कम मिले हैं, फिर भी सीट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, है ना? तो ये ना ये फ़ेवर किया कांग्रेस को, कम वोट मिले फिर भी वो जीत गए थे, ओके? अगर हम नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के सारों के वोट जोड़ेंगे ना, तो उनके कांग्रेस से ज्यादा रहेंगे। जैसे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35 मिले, ओके, और बाकी सबके ऐड करेंगे तो 65 हो जाएंगे, तो बाकियों की तो ज्यादा हो गए ना इनसे। तो वोट्स इनको भले ही वोट्स कम मिले हो, पर इनको सीट ज्यादा मिल गई थी। नॉन कांग्रेस जो वोट थे वो डिवाइड कर दो आप राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट के बीच में, है ना? सो कांग्रेस तो फिर भी जीत जाएगी, एंड वो जीत जाएंगे, है ना? तो ये सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, प्रेसिडेंट रूल केरला में लगा दिया गया था, तो ये चीजें भी देखने को मिलती थी। कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री हुई थी केरला में। एज अर्ली एज 1957 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है उनको खट्टा टेस्ट मिला था, खराब टेस्ट देखने को मिला केरला में, ठीक है? असेंबली इलेक्शन जो 1957 में हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है जीत गई थी, वहां पर अच्छी खासी सीट देखने को मिली उनकी केरला लेजिस्लेशन में। पार्टी को 60 सीट मिली थी 126 सीट में से, ठीक है? और उनको सपोर्ट था 5 इंडिपेंडेंट का भी, है ना? जो मेंबर्स थे ना उनका। तो गवर्नर ने इनवाइट किया ईएमएस नंबूद्रिपाद को, जो कि लीडर थे कम्युनिस्ट लेजिस्लेटर पार्टी के, तो कि वो फॉर्म करें मिनिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो है पावर में आई थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू, ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पावर में आई थी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू, ओके? पर अगर बात करें जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रेवोल्यूशन के थ्रू आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई थी। हुँ, और वो जो है एक ही पार्टी रहती है देश में, वो कम्युनिज़्म लेकर के चलते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होता है। तो पावर तो चली गई स्टेट से, है ना? तो एक झटका भी लगा, भई हम तो पूरे देश में जीत गए, यहाँ पर कैसे हार गए, है ना? तो कांग्रेस पार्टी जो है लिबरेशन स्ट्रगल चलाने लगी, ठीक है? अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना उसके अगेंस्ट। तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई, देख लो, है ना? तो सीपीआई जो है अ, तो वो पावर में आए थे ताकि जो एक रेडिकल बहुत ही खतरनाक बदल दे सारी उलट-पुलट करने वाले, चेंज करने वाले प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकर्स जो मेजर्स लेके, मतलब चीज़ों को एकदम बदल के रख देंगे, ऐसे पॉलिसी मेजर्स लेकर के वो लोग जो है पावर में आए थे। कम्युनिस्ट क्लेम करते थे कि मतलब कम्युनिस्ट कह रहे थे कि ये जो स्ट्रगल चला रहे हैं ना ये लोग, ये किस पे बेस्ड है? भाई अपने फायदे के ऊपर बेस्ड है, ये लोग अपने इंटरेस्ट के ऊपर और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है? तो 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है सेंटर में उन्हें डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को केरला में आर्टिकल 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसकी भी लंबी कहानी है 356 की, ठीक है? तो ये जो डिसीजन था इसमें देख बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा कि जहां पर तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं बनी वहां पर तुमने स्टेट गवर्नमेंट को, वो जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट थी, जनता की मर्जी से जो चुन के आए थे लोग, उनको हटा दिया आपने, है ना? ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ये प्रोमिनेंट इंसिडेंट देखने को मिला कि किस तरीके से जो मिसयूज किया गया इमरजेंसी पावर का। और इस आर्टिकल को जो है हर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में आती है और जहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है ना स्टेट्स में, तो वहां पर इस आर्टिकल का यूज करके वो जो है उसमें कब्जा कर लेते हैं। मतलब जो ये इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी ना 3 टाइप की लगाई जा सकती है हमारे देश में, ठीक है? पार्ट 18 में दिए हुए हैं इमरजेंसी के बारे में हमारे संविधान में।
एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, आर्टिकल 356 और 365 के तहत लगाई जाती है। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक हमारे देश में कभी नहीं लगी है, ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत, ओके। तो ये स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं और जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, ओके। तो ये जो है ना इसको बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये तो डेड लेटर है, इसका कोई यूज़ नहीं करेगा उतना। पर इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करके क्या करते हैं, बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वॉयलेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब इम्पोर्टेंट मैटर्स में बात नहीं मान रही है, ठीक है, सुन नहीं रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे इसको जो है यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है। फिर यहाँ पर किसका कंट्रोल हो जाता है? प्रेसिडेंट का, इनडायरेक्टली पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर का, ओके। तो यहाँ पर देखो ये लोग जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, इसका बहुत ज़्यादा ये लोग मिसयूज़ भी करते हैं। अब यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताया होता है, ठीक है? तो सोशलिज़्म होता है, ओके, फिर कम्युनिज़्म आ जाता है। तो कैपिटलिज्म के अपोजिट में सोशलिज्म आया था। कैपिटलिज्म में कंपनियों का रूल होता है, ठीक है? मतलब कंपनीज़ डोमिनेट करती है मार्केट में, गवर्नमेंट का रूल कम हो मतलब गवर्नमेंट जो है कम थोड़ा इंटरफेयर करती है। सोशलिज्म में ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ रहता है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और कम्युनिज्म तो भई है नहीं, पर कार्ल मार्क्स कहते थे कि कम्युनिज्म वो होगा जहाँ पर स्टेटलेस हो जाएगा। कुछ भी जो है कोई भी जो है डोमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट रहेगा ही नहीं, है ना? तो ये कम्युनिज्म हो जाता है। यहाँ पर जो है कॉमन ओनरशिप हो जाती है, सभी लोगों का सब कुछ है, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है। सोशलिज्म में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ओके, और जो है कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल कम होता है और प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है? तो ओरिजिन जो था सोशलिस्ट पार्टी का, जो मास मूवमेंट जो था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसी टाइम पर प्री इंडिपेंडेंस एरा में, तो इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी, ठीक है? विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बना दी गई थी 1934 में, ठीक है? यंग लीडर्स थे, उन्होंने बनाया था ताकि जो है और रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस बना सकें। मतलब ये लोग जो इक्वालिटी के लिए काम करते हैं सोशलिस्ट वाले, ओके? तो 1948 में ना कांग्रेस ने अमेंड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ताकि प्रिवेंट कर सके अपने मेंबर्स को डुअल पार्टी मेंबरशिप से। ठीक है, मतलब कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही। तो कांग्रेस जो है उसने क्या किया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी पार्टी का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके। तो उसमें ना कि डुअल पार्टी मेंबरशिप ना हो, तो इसकी वजह से फोर्स्ड हो गए सोशलिस्ट कि उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर ये लोग अलग हो गए और अपनी सोशलिस्ट पार्टी कह दिया इसको, ठीक है, 1948 में। पार्टी का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस था उसकी वजह से ना डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला उसके सपोर्टर्स को। तो पार्टी का अच्छा खासा प्रेजेंस था स्टेट में, पर इनको जो है ज़्यादा वोट वगैरह मिले नहीं, ठीक है? तो इलेक्टोरल सक्सेस इनकी ज़्यादा थी नहीं। तो सोशलिस्ट जो बिलीव करते थे आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि डिफरेंट है किससे, कांग्रेस से एज़ वेल एज़ कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट तो भई स्टेटलेस आपको बताया ना हमने। तो सोशलिज्म जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेकर के चलती है। ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट में, बोलते हैं ये कि कांग्रेस जो फेवर करती है कैपिटलिस्ट को, मतलब बड़े-बड़े बिजनेसमैन कंपनी है ना उनको सपोर्ट करती है और जो जमींदार है उनको सपोर्ट करती है, और इग्नोर करते हैं ये जो वर्कर्स हैं और जो किसान वगैरह हैं, उनको इग्नोर करती है कांग्रेस। तो सोशलिस्ट यही कहते थे, ओके। पर सोशलिस्ट ना एक डिलेमा भी फेस कर रहे थे 1955 में कि कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि उनका गोल कि सोशलिस्ट पैटर्न में रहेगी, उनकी सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न में लेकर के चलेंगे, ओके। तो डिफिकल्ट हो गया था सोशलिस्ट को कि वो अपने अंदर ना इफेक्टिव जो मतलब कि कांग्रेस के अल्टरनेटिव में लेकर के आए थे कि कांग्रेस इन पे फोकस नहीं कर रही है, वर्कर पे, पीजेंट पे। तो अब कांग्रेस ने बोला हम इन पे भी फोकस करेंगे, सोशलिस्ट पैटर्न में सोसाइटी लेकर के जाएंगे, है ना? तो अब ये लोग क्या करें, है ना? सम ऑफ देम लेड बाय राम मनोहर लोहिया। तो उन्होंने इंक्रीज कर दिया अपना डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कांग्रेस से जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे ना, तो उससे भाई दूरी बना ली कि भाई नहीं करना ये सब, है ना? सम अदर्स लाइक अशोक मेहता, उन्होंने एडवोकेट किया कि लिमिटेड कोऑपरेशन है कांग्रेस के साथ में, उतना कोऑपरेशन रहा नहीं है। तो ये लीडर्स थे जो सोशलिस्ट पार्टी के। सोशलिस्ट पार्टी ना कई सारे स्प्लिट देखने को मिले इसमें, मतलब अलग भी हुए और फिर से जुड़ भी गए। तो इससे ना कई जो सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें ना किसान, मजदूर, प्रजा पार्टी बन गई।
तो मतलब सोशलिस्ट पार्टी में ही कई सारे डिवीजन हो गए और अलग-अलग पार्टी बन गई। जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पतवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नारायण देव, राम मनोहर लोहिया, एसएम जोशी, ये लीडर्स थे जो सोशलिस्ट पार्टी के। मतलब इनकी अलग-अलग पार्टीज़ वगैरह भी बन गई, अलग-अलग पार्टी के लीडर्स भी थे। मैनी पार्टीज़ कंटेम्परेरी आज के टाइम पर इंडिया में बात करें तो समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इसमें आपको ओरिजिन देखने को मिल जाते हैं सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है? जो कि इक्वालिटी की बात करती है, तो उनको आप सोशलिज्म में लेकर के चल सकते हो सोशलिस्ट पार्टी में। यहाँ पर जो है आचार्य नरेंद्र देव के बारे में दिया हुआ है। फ्रीडम फाइटर थे ये, ठीक है? प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, फाउंडिंग प्रेसिडेंट ये भी इन्होंने ही फाउंड किया था इसको, ठीक है? इनको कई बार जो है जेल में भी जाना पड़ा जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। एक्टिव थे पीजेंट मूवमेंट में भी स्कॉलर थे बुद्धिज़्म के और इंडिपेंडेंस के बाद में इन्हें सोशल पार्टी को लेकर के चले और फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को लेकर के चले थे, ठीक है? तो अब आगे का चैप्टर ना हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।